गुड मॉर्निंग स्टूडेंट और विद्यार्थियों। इसके पहले हमने आपको सेल का डेफिनेशन, विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध और सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन हमने बताया है। हम आशा करते हैं उसको पूर्णतः समझाने का प्रयास किया गया है और उसको आप लोग भी बखूबी से समझेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेलों का श्रेणी क्रम में संयोजन। तो सेलों का जो श्रेणी क्रम संयोजन है, पहले यहां थोड़ा सा समझें। हर सेल का एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। जैसे हम प्रतिरोधों का क्रम, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम होता है, उसमें हम प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में बताए हैं कि सभी प्रतिरोधों के एक सिरे को, सभी प्रतिरोधों के एक सिरे को किसी बिंदु ए से जोड़ देते हैं। किसी बिंदु ए से सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरों को किसी दूसरे बिंदु बी से जोड़ देते हैं और तब जाकर समानांतर क्रम संयोजन बनता है। तो सेलों को भी बेटा, चाहे श्रेणी क्रम में सेल हो, चाहे समानांतर क्रम में सेल हो, जैसे प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में और संयोजन क्रम में व्यवस्थित करते हैं, उसी तरह व्यवस्थित करते हैं। क्यों होता है? क्योंकि सेल के अंदर जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वे आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? वे आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। आज जब ये आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न करेंगे तो कुछ न कुछ रिएक्शन जरूर होगा। तो सेल को श्रेणी क्रम में जोड़े तो उसके आंतरिक प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे। अगर सेल को समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध भी समानांतर क्रम में जुड़ जाएंगे। तो सेलों को समानांतर क्रम में जोड़ने के लिए क्या किया जाता है? सभी सेलों के धन, ये सभी सेल के धन हो गए, इसको किसी एक बिंदु से जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? किसी एक बिंदु से जोड़ देते हैं और सभी सेलों के ऋण ध्रुवों को किसी एक बिंदु से जोड़ देते हैं और तब इनके मध्य में क्या करते हैं? एक बाह्य प्रतिरोध, जैसे नहीं करते हैं आप लोग सेल को जब चार्ज में लगाते हैं तो अभी आप लोग जानते हो क्या किए हैं? आप दुसैला चाहे तीसैला टाइप उसको ज्यादा प्रयोग करते हैं, उसी तरह उसको जोड़ा जाता है। लंबा एक खोखला होता है, उसी में श्रेणी क्रम से हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। एक का धन ऋण से, एक का ऋण धन से, इसी तरह। लेकिन समानांतर क्रम में क्या होता है? सभी सेलों के धन ध्रुवों को किसी बिंदु ए से और सभी सेलों के ऋण ध्रुव को किसी बिंदु बी से जोड़ देते हैं और इनके मध्य में जब बाह्य प्रतिरोध को जोड़ देते हैं तो बाह्य परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। बड़ा फिगर में समझा। वो हमने क्या किया था? आपको प्रतिरोध को जोड़ने का, जैसे प्रतिरोध जोड़ते हैं उसी तरह हम क्या करते हैं सेल। तो देखो, ये एक सेल हो गया, 2 सेल और 3 सेल। फिगर में कितने सेल दिखाई गए हैं? 3 सेल। लेकिन उसी तरह
अब अनगिनत सेलों को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं, अनगिनत सेलों को जोड़ लेते हैं। अब देखिए यहां एक सेल का धन ये है, धन ये है, धन है, सब किस बिंदु से जुड़े हैं, ए बिंदु से। इधर का ऋण ध्रुव, इधर का ऋण ध्रुव, सब बी बिंदु से जुड़े हैं। इनके मध्य में क्या लगा दिया गया है, एक प्रतिरोध लगा दिया गया है। तब तो सेलों को ध्यान से सुनना, सेलों को समानांतर क्रम में जोड़ने के लिए सभी सेलों के धन ध्रुवों को किसी एक बिंदु पर जोड़ दिया जाता है तथा सभी सेलों के ऋण ध्रुवों को किसी दूसरे बिंदु पर जोड़ दिया जाता है। इन दोनों बिंदुओं के मध्य बाह्य प्रतिरोध को जब व्यवस्थित करें, बाह्य प्रतिरोध का मतलब बल भी फिट कर देंगे, कोई भी सिस्टम फिट कर देंगे, कर दिया जाए तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। यही चित्र में आपको दर्शाया गया। फिर एक बार, सभी सेलों के धन ध्रुवों को किसी एक बिंदु से जोड़ा गया है और सभी सेलों के ऋण ध्रुवों को किसी दूसरे बिंदु बी से जोड़ा गया है। और इनके बीच में देखा है एक बाह्य परिपथ में प्रतिरोध R को व्यवस्थित कर देते हैं तो परिपथ में क्या प्रवाहित होने लगती है, धारा प्रवाहित होने लगती है। अब हमने क्या किया है, मान लिया कि सेल, तो देखो अब प्रतिरोध चाहे सेल जब श्रेणी क्रम समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो सभी सेलों में विभवांतर का मान क्या होता है, समान होता है। उसी तरह सभी का विद्युतवाहक बल क्या होगा, समान होगा। कितना भी सेल को समानांतर क्रम में जोड़ देंगे तो जितना एक सेल का विद्युतवाहक बल चाहे विभवांतर होता है उतना सभी सेल का विभवांतर चाहे विद्युतवाहक बल। जैसे उसमें पढ़े थे ना, समानांतर क्रम में क्या होता है कि सभी को जब समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं ना तो सभी का यही चीज होता है और विभवांतर के मान में कोई परिवर्तन नहीं, धारा लेकिन बढ़ जाती है। इसी प्रकार इसी में विभवांतर का मान तो अधिक होगा लेकिन सभी शाखाओं में धारा का मान अलग। लेकिन यहाँ पर धारा से उसमें कोई महत्व नहीं है, धारा का व्यंजक निकालना। देखिए माना कि एन सेल समानांतर क्रम में जोड़े गए हैं, प्रत्येक सेल का विद्युतवाहक बल, प्रत्येक सेल का विद्युतवाहक बली तथा आंतरिक प्रतिरोध है। प्रत्येक सेल का विद्युतवाहक बली है और आंतरिक प्रतिरोध कितना है, आर है। चूंकि सभी सेल समानांतर क्रम में जोड़े गए हैं इसलिए बैटरी का कुल विद्युतवाहक बल EMF बराबर E होगा। इसलिए सभी सेलों के आंतरिक प्रतिरोध R भी समानांतर क्रम, तो बैटरी का कुल प्रतिरोध केवल E बताएगा। क्यों बताएगा, ये सिस्टम है कि जब सेल को समानांतर क्रम में जोड़ देंगे तो जितना सभी सेल का विभवांतर होगा, जितना एक सेल का विभवांतर होगा उतना ही सभी सेल के विभवांतर होंगे। तो सभी सेलों के आंतरिक प्रतिरोध भी R भी समानांतर क्रम में जुड़े हैं तो समानांतर क्रम का सूत्र होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + R3। सूत्र द्वारा हम इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। हमने n सेल लिया है, क्या लिया है, n सेल। यदि समतुल्य प्रतिरोध R' प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है, यदि समतुल्य प्रतिरोध R' है तो सूत्र आए हैं आपको 1/R बटा में 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इस सूत्र के तहत बेटा हम क्या करेंगे, इसको लेकर आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो 1/R' बराबर 1/R 1/R कितने बार होगा, एक बार होगा। और इसको जब जोड़ेंगे तो n बटा में कितना होगा, क्योंकि R नीचे है और n बार ऊपर है इसलिए कितना होगा, n बटा में R हो जाएगा। इसलिए 1/R' बराबर n बटा में कितना हो जाएगा, n बटा में R हो जाएगा।
इसलिए R का मान निकालेंगे तो कितना हो, R बटा में। ये तो सभी सेलों के बाह्य प्रतिरोध का नहीं आंतरिक प्रतिरोध का जोगफल क्या होगा निकल गया। यदि परिपथ में बाह्य प्रतिरोध का मान R बड़ा R हो तो आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध को जोड़ देते हैं तो कुल प्रतिरोध की गणना हो जाती है। इसलिए कुल प्रतिरोध बराबर कितना होगा, R प्लस R डैश। R की जगह पर R हो जाएगा, R डैश की जगह पर R बटा में N हो जाएगा। इसलिए N R प्लस R बटा में कितना हो जाएगा, N होगा। इस तरह हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे तब हम आगे बढ़ते हैं। देखो पहले हमने पीछे क्या गणना किया है, कुल विद्युत वाहक बड़ी, क्योंकि सेल क्या है समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। और कुल प्रतिरोध बराबर कितना है, R प्लस R डैश बराबर कितना हमने निकाल दिया है। तब आगे हम बढ़ते हैं। तो धारा बराबर ओम के नियम से क्या होता है, विभवांतर बटा में, धारा बराबर होता है विभवांतर बटा में प्रतिरोध। अर्थात I बराबर क्या होता है, V बटा में R। ओम के नियम से I धारा है और V विभवांतर है और R क्या है प्रतिरोध। लेकिन यहाँ तुमको विभवांतर नहीं दर्शाया गया है, विद्युत वाहक। तो सेल का विद्युत वाहक बल परिपथ के विभवांतर के बराबर होता है। जब सेल बेटा प्रयोग करते हैं तो धारा के निकालने के लिए, धारा का मान निकालने के लिए विद्युत वाहक बल और प्रतिरोध से भाग दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है, यही तुम लोग के दिमाग में कभी चल रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि सेल का विद्युत वाहक बल विभवांतर में क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए सेल का जब कंडीशन रहता है तो हम क्या करते हैं, विद्युत वाहक बल का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, अतः बाह्य परिपथ में बहने वाली धारा I बराबर क्या होता है, बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल और बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल क्यों लिया गया, N श्रेणी क्रम में N ही था, लेकिन इसमें क्या है E, क्योंकि जब सेलों को चाहे प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तब प्रतिरोध का मान क्या होता है, जितना सभी सेलों का प्रत्येक है उतना ही उसके विभवांतर का मान होता है। ठीक, तो विद्युत वाहक बल E है और कुल प्रतिरोध कितना है, NR प्लस R बटा में N है, देख रहे हो ना। तो NR प्लस R बटा में ये N ऊपर चल जाएगा, क्या होगा, N ऊपर चल जाएगा तो NE बटा में NR प्लस R। यही क्या होता है, इस समानांतर क्रम में प्रवाहित धारा का वैल्यू। अब यहाँ कंडीशन निकालते हैं कि किस परिस्थिति में सेलों को समानांतर क्रम में जोड़ा। ये नहीं कि जाकर बिना मतलब का समानांतर क्रम में जोड़ देंगे तब कोई लाभ होने वाला नहीं। उसका पहले एक्समाइन किया गया है, उसको जांचा गया है कि किस, क्योंकि दो को प्रतिरोध होता है, एक आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य। उसमें क्या था, सेलों को श्रेणी क्रम में तब पढ़ा जाता है जब उसका बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में अधिक होता है। और सेलों को समानांतर क्रम में तब जोड़ा जाता है जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से अधिक होता है। लेकिन इसके लिए हम मैथमेटिकल जब तक व्यवस्था नहीं करेंगे, जब तक जांच नहीं लेंगे कि यह कथन सही है कि नहीं है, तो हम कोई कंडीशन नहीं, अब इसकी बेटा जरूरत नहीं है। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, तो केस वन हम ये है जब R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R, जब बड़ा छोटा R से बहुत बड़ा हो तुलना में, तो छोटा R क्या होगा, नगण्य, और नगण्य चीज को क्या किया, हटा देंगे। तो इसमें से R को हटा देंगे तो समीकरण से जब R छोटा हट जाएगा तो NE बटा में क्या हो जाएगा, NR। अब कटने के बाद क्या होगा,
ई आर। ई क्या है? एक सेल का विद्युत वाहक बल है, आर क्या है? प्रतिरोध है। तो एक सेल से बहने वाली धारा हो गया। अगर मान लो बहुत सेल हम समानांतर क्रम में जोड़ दिए और केवल एक सेल से बहने वाली धारा मिलती है, तो क्या जोड़ना हमारी बेवकूफी नहीं होगी? 100% बेवकूफी होगी। कहने का मतलब एक कंडीशन, समानांतर क्रम में जोड़ने से हमको कोई फायदा देने वाला नहीं। यही बात, मान लो कि हम इतना चीज हम व्यवस्था करें और उससे केवल एक ही बहुत कम फायदा है, तो तुम काम करोगे नहीं। उसी तरह अगर सेलों को समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है और उसका बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक है, तो इस स्थिति में जोड़ना नहीं चाहिए। तो दूसरा कंडीशन देखिए, यदि r इज वेरी वेरी छोटा, यदि छोटा r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r हो, तो इस बार हम किसको नगण्य मानेंगे? जब r को नगण्य मानेंगे तो इसके साथ n गुणा है, n भी क्या होगा? चला जाएगा। तो n r को नगण्य जब मानेंगे तो समीकरण 1 से कितना हो जाएगा? n r तो खत्म हो गया, 0 के बराबर हो गया। n e बटा में r, n को किनारा करेंगे e बटा में। e क्या है? विभवांतर है। r क्या है? धारा। e विभवांतर है, r क्या है? नहीं, e विभवांतर है चाहे विद्युत वाहक बल, r क्या है? प्रतिरोध। तो n गुणे एक सेल से बहने वाली क्या है? n गुणे एक सेल से बहने वाली धारा, अर्थात बहने वाली धारा क्या है? n गुणे का मतलब हो गया बहुत काफी मात्रा में धारा हमको क्या है? मिल रही है। तब ये दूसरा कंडीशन क्या है? सत्य है। क्या है? दूसरा। तो ये क्या कहता है? अब हम लिखे हैं, दोनों स्थितियों से स्पष्ट होता है कि दूसरी स्थिति में ज्यादा धारा मिलती है। देख रहे हैं, इसमें किसी का गुणा नहीं है, और जिसमें गुणा लग जाता है उसका मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो n एक सेल से बहने वाली धारा है, माने बहने वाली धारा क्या है? n गुणी, माने n टू x है। इसमें क्या है? केवल x है। तो दोनों स्थितियों से स्पष्ट होता है कि सेलों को समानांतर क्रम में उस समय जोड़ा जाता है जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में अधिक होता है। तो ये दिमाग में होना चाहिए। इस समय एक नंबर का पूछ देता है, सेलों को समानांतर क्रम में कब जोड़ना चाहिए? जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में अधिक। श्रेणी क्रम में क्या? सेलों को उस समय श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए जब सेल का बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में अधिक। ये सारा मिलाकर एक बात क्या होता है? एक नंबरिया में डालकर पूछता है। तो देखो बाबू, तीसरा हम मिश्रित क्रम पढ़ेंगे। अब मिश्रित क्रम भी कोई ज्यादा टीडियस नहीं है, इसके जोड़ना भी बहुत आसान है, क्योंकि मिश्रित क्रम का मतलब हो गया जिस क्रम में श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम दोनों शामिल हो, उस क्रम को हम मिश्रित क्रम कहते हैं। पहले देखिए हम क्या करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जितना हम कतार बनाते हैं उस कतार में सेलों की संख्या, जैसे कतार का मतलब होगा कभी लाइन में बच्चे नहीं खड़ा रहते हैं, उसी तरह पहले समझिए। पहले हम क्या करते हैं, सेलों को मिश्रित क्रम में जोड़ने के लिए सेलों को समान संख्या में जोड़कर, मिश्रित क्रम में जोड़ने के लिए सेलों को समान संख्या में जोड़कर, कैसे जोड़ा? श्रेणी क्रम में जोड़कर कई कतार बना लेते हैं। कतार का मतलब हुआ, मान लीजिए यहाँ एक लड़का है, यहाँ एक लड़का है, यहाँ एक लड़का है, यहाँ लड़का है, उसी तरह एक कतार खींचते हैं। कतार का मतलब है कतार है, एक लड़का है, ये कतार इसी तरह नहीं कहते हो, लाइन। लाइन का मतलब हो गया कतार। जैसे मानो कि जहां जहां गोला बनाए हैं वहां एक लड़का है,
प्रत्येक कतार में कितने लड़के हैं? 4 लड़के। अब कतार कितना है? 3। तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? ये तो बहुत आसान है जी, गिनने मत लगना। प्रत्येक कतार में 4 लड़के हैं। कतार की संख्या कितना है? 3। तो 3 गुणे 4 नहीं हो जाएगा? कितने लड़के हैं? 12 लड़के हैं। बेटा यही थ्योरी इसमें अप्लाई करना है। पहले हम क्या करेंगे, सेलों को समान संख्या में जोड़कर, सेलों को समान संख्या में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। सेलों को समान संख्या में श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम जोड़ने के लिए क्या है, पहले सेल का ऋण ध्रुव दूसरे सेल के धन ध्रुव से तथा दूसरे सेल का ऋण ध्रुव तीसरे सेल के धन ध्रुव से जोड़कर अंतिम सेल के ऋण ध्रुव और पहले सेल के धन ध्रुव के बीच बाह्य परिपथ तैयार कर देते हैं। तो उसको हम श्रेणी क्रम सम्मिलन करते हैं। देखिए पहले हम कतार बनाएंगे। कतार बेटा देखिए, कतार देखिए, कतार में सेल को किस क्रम में जोड़ेंगे? सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। एक और कतार बनाएंगे। क्या करेंगे? एक और कतार बनाएंगे। और इसमें भी 3 सेल लगा दो, इसमें भी 3 सेल लगा दो। तीन सेल एक और कतार नीचे बना लो। खींच लो लाइन खींच लिया जाए। यहाँ एक सेल लगा दीजिए, यहाँ सेल लगा देंगे। तीनों सेल, इसका विद्युत वाहक बल, यह प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल ई है। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल ई है। इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है? आर है। आंतरिक प्रतिरोध आर है। एक और बनाना है ना जी। सबका हो गया। अच्छा, इसका भी विद्युत वाहक बल ई है, इसका भी विद्युत वाहक बल ई है, इसका भी विद्युत वाहक बल ई है, इसका भी विद्युत वाहक बल ई है। इसका आंतरिक प्रतिरोध आर है, इसका भी आंतरिक प्रतिरोध आर है, इसका भी विद्युत वाहक बल ई है। प्रत्येक का विद्युत वाहक बल कितना लिया गया है? ई। और इसका भी आंतरिक प्रतिरोधार है, इसका भी आंतरिक प्रतिरोधार है। देखो ये श्रेणी क्रम है ना, देखो
पहले सेल के ऋण ध्रुव, पहले सेल के ये धन ध्रुव हो गया, ये धन ध्रुव हो गया, बड़ा है ना, ये धन ध्रुव हो गया, ये ऋण ध्रुव, ये धन ध्रुव हो गया, ये क्या हो गया ऋण ध्रुव, ये क्या हो गया ये धन ध्रुव है, ये क्या है ऋण ध्रुव, ये धन ध्रुव है, ये धन ध्रुव है, ये क्या है ऋण ध्रुव है, ये धन ध्रुव है, ये ऋण ध्रुव है, ये धन ध्रुव है, ये ऋण ध्रुव है, ये ऋण ध्रुव है। ये सब किस क्रम में जोड़ गए, ये कतार हो गया और ये भी कतार, जिसे लाइन नहीं कहा गया, नहीं समझाए थे, 3 गो लड़का एक कतार में है, ये कतार कहलाता, लाइन को हम क्या कहते हैं, कतार कहलाता है। तो समान संख्या में सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर कई कतार बना लेते हैं, क्या करते हैं, कई कतार बना लेते हैं। अब फिर उन कतार, इसको अगर समानांतर कतार, यह कतार श्रेणी क्रम में है, अपने यह कतार श्रेणी क्रम में है, ये भी कतार भी श्रेणी क्रम में सेलों के पहले सेल के ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के धन ध्रुव से और दूसरे सेल के ऋण ध्रुव को तीसरे सेल के धन ध्रुव से जोड़कर इसी प्रकार अन्य सेलों को जोड़ा जाता है। ये हो गया, ये कई कतार बना, समानांतर क्रम में बोलना है, श्रेणी क्रम में जोड़ लिए और समानांतर क्रम में क्या कहता है, सभी सेलों के धन ध्रुवों को एक बिंदु पर तथा सभी सेलों के ऋण ध्रुवों को किसी दूसरे बिंदु पर, देखो कैसे हम करते हैं, जोड़ दिया गया, सभी सेलों के धन ध्रुव जोड़ गए बेटा, सभी सेलों के धन ध्रुव जोड़ गए, सभी सेलों के धन ध्रुव, ये मान लो एक बिंदु पर जुड़े हैं, ये क्या जुड़े हैं, बी बिंदु। ये सेल तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं अपने अपने कतार में, लेकिन उन कतारों को क्या किया गया है, समानांतर क्रम में जोड़कर बाह्य पद जब व्यवस्थित कर देते हैं ना, तो धारा प्रवाहित होने लगती है। धारा कैसे चलती है, धन से ऋण की तरफ, आई हो गया, आई क्या हो गया, आई हो गया कि बाह्य प्रतिरोध कितना हो गया, आ गया। फिर एक बार समझिए, सेल समय एक कतार में 3 लेंगे तो दूसरे कतार में 3 लेंगे, तीसरे कतार में भी 3 लेंगे, अगर चौथा कतार बनाना हो तो 3 लेंगे, 5वां कतार, ये नहीं कि इसमें 5 जोड़ दिए इसमें 6 जोड़, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो पहले सभी सेलों को समान संख्या में श्रेणी क्रम में कई कतार बना लेते हैं, उन कतारों को जब समानांतर क्रम में जोड़कर बाह्य पथ पर लगा देते हैं तो परिपथ में धारा बहने लगती है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया कि, अब देखो, मान लिया कि प्रत्येक कतार में n सेल है, प्रत्येक कतार की बात, प्रत्येक कतार में n सेल है और ऐसे कतारों की संख्या n है। मान लें कतार की संख्या n है
प्रत्येक कतार में, जैसे एक कतार में 3 लड़के हैं, दूसरे कतार में 3 लड़के हैं, इसमें भी 3 लड़के, तो लड़कों की संख्या कितना होता है? एगो में 3 होता है, 3 गुणे 3 कितना हो गया? 9 लड़के। अगर मान लो 4 कतार है तो कितना होता है? 3 गुणे 4 होता है। प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कतारों की संख्या में गुणा कर देंगे तो कितना होगा? 12। देखो तो 12 है ना। उसी तरह उसमें हम करते हैं, प्रत्येक कतार में सेलों की संख्या कितनी है? n है। देखो मान लीजिए प्रत्येक कतार में सेलों की संख्या n है जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, और ऐसे कतारों की संख्या m है। ये कतार किस क्रम में जुड़े हैं? समानांतर क्रम में जुड़े हैं। स्पष्ट सेलों की संख्या कितना होगा? वही बताया कि बच्चों की संख्या कितना होगा? m इंटू n। तो सेलों की संख्या कितना होगा? m इंटू n। अगर ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं डॉक्टर, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो प्रत्येक का विद्युत वाहक बल कितना होगा? E प्लस E प्लस E n मारना तो कितना हो गया? n इंटू E हो जाएगा। एगो कतार श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो उनके कुल विद्युत वाहक बल n इंटू क्यों? ये श्रेणी क्रम में है। कोई दिक्कत? यदि प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध हो तो प्रत्येक कतार का विद्युत वाहक बल, हाथाना के विद्युत वाहक बल कितना हो गया? E प्लस E बराबर कितना हो गया? n बराबर, तो कितना हो गया? n इंटू E। इसका भी n इंटू ये होगा, इनका भी n इंटू E होगा। आज जब इसी कतार, क्योंकि सभी कतार किस क्रम में जुड़े हुए हैं? क्योंकि सभी कतार समानांतर क्रम में जुड़े हैं, समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अतः कुल विद्युत वाहक बल NE क्यों NE हो गया? जब सेलों को, चाहे कतार को, एक कतार का तो इतना हो गया, एक कतार का ये कतार किस क्रम में जुड़े हैं? समानांतर क्रम। तो जब समानांतर क्रम में जुड़ते हैं तो विभवांतर के मान में कोई परिवर्तन नहीं है। अगर 10 को अगर कतार बनाकर अगर उसको समानांतर क्रम में जोड़ देंगे तो एगो कतार का जितना विद्युत वाहक होता है उतने ही समूह कतार का मिलेगा। अगर यही श्रेणी क्रम रहता है तो सभी को जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम दोनों इतना हो गया। अब देखिए बाबू, यहां तक तो समझ गए हैं। अब देखिए, अब कहने का मतलब धारा निकालने के लिए विद्युत वाहक बल अथवा विभवांतर तथा कुल प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। तो देखो, कुल प्रतिरोध कैसे होता है? कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? कुल आंतरिक प्रतिरोध तथा बाह्य प्रतिरोध को जोड़ देते हैं तब कुल प्रतिरोध। तो पहले प्रत्येक कतार का, प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है ना, तो प्रत्येक कतार का अगर आंतरिक प्रतिरोध लेंगे तो इस पर सोचना है। प्रत्येक कतार किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो प्रत्येक कतार का आंतरिक प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में जुड़े। तो जितना हम कहे इसका कितना है?
प्रत्येक कतार में n से है ना, तो इसका कितना हो जाएगा r प्लस r प्लस r प्लस कितना हो जाएगा n बार। अभी कतार के बारे में बात करें, बात समानांतर क्रम की बात नहीं करें। प्रत्येक कतार में सभी सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इनके आंतरिक प्रतिरोध भी क्या होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। अगर ये श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे, आप पढ़े हो ना, तो कितना हो जाएगा एन आर हो जाएगा। कितना हो जाएगा एन आर। तो इसका एन आर होगा, तो इसका भी कितना होगा, ये फर्स्ट कतार कहा गया, तो इसका भी एन आर होगा, और दूसरा कतार का भी कितना होगा एन आर होगा, अब तीसरा कतार के क्या होगा एन आर होगा। क्या होगा एन आर होगा। लेकिन सभी कतार किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समानांतर। ये कतार तो श्रेणी क्रम में सेल है, लेकिन सभी कतार किस क्रम में जुड़े हैं, समानांतर क्रम में। समानांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, 1/r/में r1 प्लस r2 प्लस r3। तो अब देखो, तो अगर इसको हम इसका r डैश ले लेते हैं, तो एक कतार का कितना हो जाएगा 1/में nr प्लस 1/में nr प्लस 1/में nr, अब प्लस कितना हो जाएगा m बार। m बार बेटा कैसे होगा, क्योंकि कतारों की संख्या m है। क्या है कतार। तो अब इस व्यवस्था द्वारा हम कुल आंतरिक प्रतिरोध निकाल लेंगे, और कुल आंतरिक प्रतिरोधों को जब बाह्य प्रतिरोध में जोड़ देंगे, तो हमें इस सिस्टम का कुल प्रतिरोध गणना हो जाएगा। यही काम हम देखो किए हैं, और समझाने के लिए है। देखो पुनः प्रत्येक कतार में जुड़े सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कितना हो गया एन आर हो गया। एक कतारें समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, एक कतार 1 2 3 किस क्रम में जुड़े हैं, समानांतर क्रम में जुड़ी हुई, अतः इनके आंतरिक प्रतिरोध भी समानांतर क्रम में जुड़ेंगे। इनके आंतरिक प्रतिरोध भी क्या होंगे, समानांतर क्रम जुड़े। यदि समतुल्य आंतरिक प्रतिरोध R डैश, तो सूत्र लगाए हैं ना, तो 1/में R डैश, इसका कितना हो गया 1/में nr, और दूसरा क्या कहता है 1/में nr। अब कितने बार है m बार है। कितनी बार है m बार है, इसलिए कितना हो जाएगा m/में nr। इस सब बटा में है, इसमें बटा में नहीं है, इसलिए n × r हो जाएगा। ये कितने बार है m बार का, m/में कितना हो जाएगा nr, क्योंकि कतारों की संख्या कितना लिया गया है m लिया गया है। कितना लिया गया है m लिया गया है। अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध अभी देख रहे हैं r है ना, r का मान निकालेंगे तो कितना होगा nr ऊपर चलेगा r नीचे, दोनों को जोड़ दो, r प्लस nr/m जोड़ेंगे तो इस रूप में हो जाएगा। अतः परिपथ में बहने वाली कुल धारा I बराबर क्या होता है, बैटरी का कुल विद्युत वाहक कोण बटा में कितना होता है कुल प्रतिरोध। तो I बराबर n ई, इसका ले लो मान, कुल प्रतिरोध इतना है, m कहाँ चलेगा ऊपर चलेगा, तो I बराबर कितना होगा m n ई बटा में m r प्लस n r हो जाएगा। समीकरण क्या है, समीकरण परिपथ में बहने वाली कुल धारा का व्यंजक, इतना भी छोड़ा जा सकता है।
लेकिन आप लोगों के बेसिस इसमें इस थ्योरी पर विशेष चीज पढ़ाना है, वो दूसरे केस डालकर नहीं, इसमें मैक्सिमम धारा कैसे मिलेगी इसके बारे में बताना है। देखिए बाबू, पहले हमने आई बराबर कुल प्रवाहित धारा निकाली है कि निश्चित क्रम में कितना धारा प्रवाहित है। अब बेटा आई का मान मैक्सिमम तभी हो सकता है, आई का मान मैक्सिमम तभी हो सकता है जब इसका मान 0 नहीं, न्यूनतम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? न्यूनतम होना चाहिए। कम से जब कम मान होगा ना तभी आई मैक्सिमम। तो कहने का मतलब इस सब कोई सोचता है कि मिश्रित क्रम बनाए, श्रेणी क्रम बनाए, चाहे समानांतर क्रम बनाए, चाहे मिश्रित क्रम, हमको अधिक से अधिक धारा चाहिए और यही अधिक धारा के लिए ही बैटरी को चाहे समानांतर क्रम में, चाहे श्रेणी क्रम में और चाहे मिश्रित क्रम में जोड़ा जाता है। इस पर गौर कीजिए। समीकरण में धारा आई के मान को अधिकतम होने के लिए एम आर प्लस एन आर का मान न्यूनतम होना चाहिए। एक देखिए, इसको ऐसे लिया गया है, कैसे? एम आर प्लस एन आर स्क्वायर रूट एम आर और माइनस एन आर को होल स्क्वायर कर दिया, आई स्क्वायर रूट 2 इंटू एम आर इंटू एन आर। अपने मन से ये बैठाया गया क्या है, इसको जब हल कीजिएगा ना, इसको इतना को हल कर लीजिएगा और इसको कर लीजिएगा तो आपको इतना, इस सर्व संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कभी सब लोग मैथ में सर्व संख्या पढ़े होंगे, ये सर्व संख्या कहा जाता है। स्क्वायर रूट एम आर माइनस स्क्वायर रूट एन आर का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 एम आर इंटू एन आर। जब इतना बड़ा हल कीजिएगा ना तो इतना खराब हो जाएगा, इतना ही बात को बनाएंगे। अब देखिए, और देखो इसका मान कभी ऋण होगा, कभी ऋण नहीं होगा। क्यों? कि किसी चीज का जो होल स्क्वायर होता है वह धनात्मक होता है, किसी भी परिस्थिति में ऋणात्मक नहीं हो सकता है। अतः एम आर प्लस एन आर को न्यूनतम होने के लिए इतना का मान क्या होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इतना का मान 0 के बराबर होना चाहिए। जब इतना का मान 0 के बराबर होगा तो इतना का मान कितना होगा? ये 2 है ना, क्या है? इसको उधर 2 को भेज दीजिएगा तो स्क्वायर रूट 0 और 0 का स्क्वायर रूट 0, स्क्वायर रूट एम आर माइनस एन आर इक्वल टू 0, तो दोनों बराबर हो गए। रूट को हटा दीजिए, एम आर बराबर एन आर। अरे यार का मान निकाल लीजिए, चाहे एन आर का मान निकालिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चाहे इसको भी नहीं निकालते तो कोई बात नहीं, यहीं तक रख देंगे तो ठीक है। अब देखो कंक्लूजन लिखे, अतः सेलों के मिश्रित क्रम में बाह्य परिपथ में बहने वाली धारा के मान को अधिकतम होने के लिए बाह्य प्रतिरोध के मान, ये क्या है? बाह्य प्रतिरोध के मान को सेलों के समूहन से बनी बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होनी चाहिए। कहने का मतलब बाह्य प्रतिरोध का मान जो होता है सभी सेलों से बनी आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होनी चाहिए। तब जाकर अभी ये कंडीशन क्या करता है कि बाह्य प्रतिरोध का मान समूहन से बनी सभी सेलों के आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए। तब जाकर इसमें मिश्रित क्रम में सेलों को कब जोड़ते हैं? एगो अधिक और एगो तो कम। देखिए, मिश्रित क्रम में सेलों को तब जोड़ना चाहिए जब बाह्य प्रतिरोध का मान सेलों के समूहन से बनी आंतरिक प्रतिरोधों के जोगफल के बराबर होना चाहिए। तब जाकर ये कथन सत्य होगा, अन्यथा ये कथन सत्य नहीं होगा। तो आई समीकरण 1 में क्या करेंगे? समीकरण 1 है ना, समीकरण 1 में एक बार एम आर बराबर एन आर रख देंगे, एन आर बराबर एम आर, दोनों कोई मान को रख दो। समीकरण 1 में रखिए तो एन आर बराबर कितना है? एम आर। समीकरण 1 में देखो एम एन है, एम एन है,
एम आर तो है एन आर की जगह पर कितना रखें एम आर रख दो एम आर हो जाएगा समीकरण से अधिकतम धारा हो जाएगी एम एन ई बराबर 2m आर हो जाएगा एम से एम कट जाएगा एन ई बटा में कितना हो जाएगा 2r तो आई मैक्सिमम बराबर कितना हो गया एन ई बटा में 2r हो गया अथवा पुनः समीकरण 1 से पुनः समीकरण में इस बार क्या कर दो एम आर बराबर एन आर रख दो एम आर के जगह पर एन आर रख दो एन आर कितना हो जाएगा कर दें तो ऐसे ही लेकर चलते हैं तो अपन ही वही सूत्र है ऐसे ही लेकर चलते हैं तो वही सूत्र